नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नीतीश कुमार कल बेंगलुरु में राहुल गांधी के साथ थे तो आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से भी मिल चुके हैं। ममता बनर्जी से मिलने केजरीवाल 23 मई को कोलकाता जाएंगे, लेकिन केजरीवाल को कांग्रेस से अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है। लेकिन नीतीश कुमार केजरीवाल से भी मिल चुके हैं, राहुल से भी मिल चुके हैं, ममता बनर्जी से भी मिल चुके हैं, अखिलेश से भी मिल चुके हैं। यह मेल मिलाप 24 के लिए हो रहा है। सवाल यही है, क्या 24 में सब साथ आएंगे? उसका पहला लिटमस टेस्ट कब और कैसे होगा? केजरीवाल ने उसकी सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। केजरीवाल जब नीतीश से मिले तो विपक्ष को एक करने का फॉर्मूला भी दे दिया। केजरीवाल का वो क्या फॉर्मूला है जो 24 से पहले 23 में ही विपक्ष को एक साथ लाएगा? क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। 2014 में बीजेपी को 543 सीटों में से 282 सीटें मिली थी। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ गया और बीजेपी की सीटें हो गईं 303। 24 में क्या होगा? बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? पूरा जोर, पूरा समीकरण इसी पर है। मोदी विरोधी विपक्षी एकता में जुटे हैं, जिससे बीजेपी को 24 में किसी भी कीमत पर रोका जा सके। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, ये तो 24 के चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के खिलाफ कहां-कहां लामबंदी हो रही है? क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नजर डालते हैं। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीट, सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीट, मतलब बीजेपी प्लस को 64 सीट, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, बीएसपी को 10 सीट मिली थी। तब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 2022 विधानसभा की बात करें तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 273 सीट मिली, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों को 125 सीट मिली, बीएसपी 1 सीट पर सिमट कर रह गई, कांग्रेस को 2 सीट मिली, 2 सीट जनसत्ता दल को मिली। अब सवाल यही है कि क्या 24 में विपक्ष यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को रोक पाएगा? जबकि बीजेपी यूपी में 14 और 19 से भी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी का टारगेट यूपी की सभी 80 की 80 सीटें जीतना है। आखिर यूपी में विपक्षी एकता कितनी है? यूपी में अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यूपी में विपक्ष बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी अलग है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ेगी। अभी यूपी में गठबंधन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि वोटों के बिखराव से बीजेपी यूपी में 80 में से 80 सीट का दावा कर रही है। सियासी गलियारों में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही जाता है, लेकिन दिल्ली में अलग ही लड़ाई चल रही है। एलजी और केजरीवाल में फिर से ठन गई है। मामला कितना गंभीर है उसे इस बात से समझिए कि केजरीवाल के समर्थन में यूपी से अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, पीएम मोदी को घेर रहे हैं। तो बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंच गए। मुलाकात के बाद जब केजरीवाल, नीतीश कुमार और तेजस्वी बाहर आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ राज्यसभा में सभी विपक्षी पार्टियों से लामबंद होने की बात कही। नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। 24 के लिए मोदी की घेराबंदी की जा रही है।
केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार राज्यसभा में बिल लाएगी। 24 से पहले विपक्षी दलों के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होकर मोदी की घेराबंदी के लिए आखिरी मौका भी होगा। लेकिन राज्यसभा की लड़ाई और डायरेक्ट जनता के वोट से मोदी को हराना दोनों अलग अलग बात है। दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस दोनों का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 62 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस को 0 सीट हासिल हुई थी। नीतीश कुमार घूम घूम कर विपक्षी गोलबंदी करने में जुटे। नीतीश कुमार की अरविंद केजरीवाल से दूसरी बार मुलाकात है। जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ कह रहे हैं। नीतीश दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे। बात 24 की हो रही थी तो दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों में से 6 सांसद एक साथ एक मंच पर आए। 24 में विपक्षी एकता पर तंज कर रहे हैं, हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ कह रहे हैं। नीतीश दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे। बात 24 की हो रही थी तो दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों में से 6 सांसद एक साथ एक मंच पर आए। 24 में विपक्षी एकता पर तंज कसा। कई लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को खुद ही किनारे करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के शपथ में कुछ दृश्य ऐसे आए, कई लोगों ने सवाल उठाए, तो कई लोग तो समझ गए कि जो ये दूसरों को भ्रष्टाचारी बताता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई, क्योंकि जो जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है, और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में है, बेल तक नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का साथ आना इस दिल्ली और देश के लोगों को देखना चाहिए कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाना, और देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी ये होने नहीं देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। नीतीश कुमार बिहार से चलकर दिल्ली आए। मकसद 24 में दिल्ली की सत्ता में खुद को स्थापित करना। फिलहाल बिहार में नीतीश की इस वक्त पोजीशन क्या है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं।
2019 के चुनाव में बीजेपी को 17 सीट मिली थी, नीतीश की पार्टी जेडीयू को 16 सीट मिली थी, एलजेपी को 6 सीट मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी खाता तक नहीं खोल पाई थी। ये तब हुआ था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना रहे हैं। बिहार में तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी 24 के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सवाल यही है कि 24 में बिहार में क्या होगा। बिहार से दूर महाराष्ट्र में अलग खिचड़ी पक रही है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार पहुंचे थे, विपक्षी एकता को बल दिया था, तो उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में रैली करके विपक्षी एकता की हवा निकाल रहे हैं। 24 में एनसीपी महाराष्ट्र में बड़े भाई वाली भूमिका में रहने वाली है। आणि त्याच्यानंतर राजेश पाटील आपण निवडून आणतो। तशीच आपली 2004, 2009, 2014, 2019 ला पण मुदरगड राधानगरीची जागा यायला पाहिजे होती। तीच गोष्ट इतर बाबतीमध्ये घडायला पाहिजे होती। आता आपल्याला तुम्ही म्हणाला त्या जागा दिल्या, असं नाही। जागा वाटपाला आम्हीच बसतो। उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोल्हापूर शहरात आणि कोल्हापूर ग्रामीण मध्ये जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकेमध्ये ताकद दाखवा। मी तुमच्याकरता बांधेन। तुम्ही मला तुमचा रिझल्ट द्या, तिथं कसं खेचून आणायचं त्याला मी वास्ता दे, तुम्ही काळजी करू नका। अजीत पवार ने ऐसा क्यों कहा, इससे भी समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर बीजेपी जीती थी, 18 शिवसेना जीती थी, 4 एनसीपी, 1 कांग्रेस, 1 सीट ओवैसी की पार्टी और 1 सीट पर निर्दलीय नवनीत राणा। अब 24 को लेकर सियासी तकरार जारी है। बड़ा भाई छोटा भाई शुरू हो चुका है, क्योंकि 24 में महाविकास अघाड़ी में सीटों के 3 बड़े दावेदार होंगे, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट शिवसेना। अब देश में नरेंद्र मोदी का खेल नहीं चलेगा। जो कर्नाटक की जनता ने जो गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है, उनके बर्ताव के वजह से वो देश को बेच के देश चला रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि पूरे देश के लोग अब एक कांग्रेस के साथ खड़े होना शुरू हुए। और मुझे लगता है कि 2024 में जिस राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी जी में वो कैपेसिटी है और वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें में तो कोई टेंशन नहीं है। हम जब भी बड़े रहे तो तब भी हमने कोई घमंड नहीं किया। किसी को घमंड करना है तो उनका विचार है, और कांग्रेस की विचारधारा ये घमंड की नहीं है, सबको साथ में लेके चलने की है, और वो विचारधारा से कांग्रेस चलेगी। किसको क्या बोलना है वो उनका अधिकार। 24 के लिए मंथन जारी है, समीकरण फिट किया जा रहा है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन कहां रहेगा, गोलबंदी हो रही है। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है वो भी दिखाएंगे। पहले विपक्षी एकता के लिए क्या हो रहा है उसे समझिए। नीतीश केजरीवाल से मिले। इससे पहले नीतीश कुमार कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिल चुके हैं। ममता से मुलाकात में नीतीश तेजस्वी यादव को साथ ले गए। नीतीश कुमार लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से भी मिले। नीतीश दिल्ली में राहुल गांधी से मिल चुके हैं और अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार फिर मिले। ममता बनर्जी अखिलेश से मिल चुकी है, ममता बनर्जी केजरीवाल से मिल चुकी है, केजरीवाल फिर उनसे मिलने कोलकाता जाने वाले हैं। शरद पवार के साथ भी ममता की बात हुई है। केजरीवाल और अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल हो चुके हैं। केजरीवाल मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मिले हैं, फिर मिलने वाले हैं, और शरद पवार की मुलाकात राहुल गांधी से हो चुकी है। स्टालिन का राहुल गांधी से अलायंस है और उनकी मुलाकात लेफ्ट के पिनराई विजयन से हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने विजयन को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। असली पेच सीटों के समीकरण पर ही टिका है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, बिहार और सबसे बड़ा पेच तो बंगाल में फंसा है, क्योंकि ममता गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाना चाहती है। बंगाल में बीजेपी से वो सीधे लड़ाई का दम भर रही हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, टीएमसी ने 22 सीट, कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी। सवाल यही है कि क्या बंगाल में कोई विपक्षी एकता बनेगी या विपक्ष 19 की तरह 24 में भी एकला की राह पर चलेगा। और कर्नाटक के बाद कांग्रेस के सामने 4 बड़े चैलेंज हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना।
ये वो 4 राज्य हैं जहां लोकसभा की 82 सीटें हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में काफी अच्छा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2019 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% से ऊपर था। कांग्रेस दूर दूर तक आसपास भी नहीं थी। लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस इन चारों ही स्टेट्स पर जोर लगा रही है। 24 मई को कांग्रेस की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। इस मीटिंग में आगे की स्ट्रेटेजी फाइनल होनी है। लेकिन सवाल यह है कि इन 4 राज्यों में इस वक्त सिनेरियो क्या है? क्या कर्नाटक की जीत का 2024 पर भी असर दिखेगा? इसका अंदाजा आपको यह रिपोर्ट देखकर हो जाएगा। कांग्रेस अब नए मिशन पर है। सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है। एजेंडा क्लियर है। कर्नाटक के बाद क्या? मई का महीना चल रहा है। 24 की नई सरकार अगले साल मई में बन जाएगी। मई 2023 से मई 2024 तक 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। 24 के चुनाव में करीब करीब 300 दिन बाकी हैं, लेकिन इसके बीच में 4 बड़े पड़ाव आने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। 24 से पहले इन चारों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चारों बड़े राज्य हैं और लोकसभा के लिहाज से इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 96% स्ट्राइक रेट हासिल किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82% रहा है। और तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहां पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भले न रहा हो, लेकिन कांग्रेस से बेहतर रहा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां पर 24% था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जिन 4 राज्यों में इस साल इलेक्शन है, वहां लोकसभा की कुल 82 सीटें हैं। 2019 में मोदी ने यहां की 66 सीटें जीती थी। लेकिन कर्नाटक के बाद कांग्रेस को यह टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं लगा। आप कब तक लोगों को भ्रमित करोगे? उनकी पोल खुलती जा रही है। अब जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने जो सबक सिखाया है, सबक सिखाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारी बहुमत से कांग्रेस की विजय हुई है। एक तरफा लोगों ने मैसेज दिया बीजेपी को कि आपका अहम घमंड जो है उसकी सीमा आ चुकी है। उसी रूप में आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। और वैसे ही बीजेपी वाले घमंड तो करते हैं। 9 साल में 29 जगह चुनाव हारे लोग, 29 राज्यों में चुनाव हारे हैं। खाली मोदी जी जीत जाते हैं केंद्र में, जो मैंने कहा भ्रमित करके, वो अलग बात है। सवाल लड़ाई विचारधारा की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में से 3 में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार ऑल टाइम हाई पर रहा। कांग्रेस को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक ने जो मोमेंटम बनाया है, वो अगर आने वाले चुनावों में बरकरार रहा तो 24 के चुनाव में यहां अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। As a political party, we should have a roadmap. The roadmap is the success. We said that the entire country, we knew the country it is looking at. We want to be the gateway for the South, from the South to the India. I am sure the people will trust us. First, let us gain the confidence what they had and let us fulfill it. That is our priority. लेकिन ये सब कैसे हो? मोदी को चुनौती कैसे दी जाएगी?
इसका फॉर्मूला बनाने के लिए कांग्रेस ने 24 मई को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुझे अभी तक की इतनी जानकारी है कि 25 तारीख को शाम को बैठक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी वो ले रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब चूंकि अब कर्नाटक के चुनाव समाप्त हो गए हैं, जो और राज्य हैं जिसमें तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ चुनाव होने वाले, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कांग्रेस की इस मीटिंग का एक और बड़ा एजेंडा है कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं की अंदरूनी लड़ाई। कर्नाटक में तो किसी तरह इसे सुलझा लिया गया, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बन गए और डीके शिवकुमार उनके डिप्टी। लेकिन राजस्थान की राह इस बार बहुत पथरीली है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की लड़ाई अब जग जाहिर है। 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाकर संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट की पदयात्रा से मैसेज क्लियर था, वो अब कांग्रेस में टिकने के मूड में नहीं है। वो गहलोत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुप्पी मार कर बैठी है। इशारा साफ है, कांग्रेस का हाथ पायलट के सिर पर नहीं, गहलोत के सिर पर है। लेकिन कांग्रेस अभी पायलट के खिलाफ भी बोल नहीं रही। कमान ने कोई रिपोर्ट मांगी है क्या इस पूरे मामले पर? वो तो डे टू डे रिपोर्ट मांगते हैं, और मैं डे टू डे रिपोर्ट भेज भी देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कौन लीडर कर रहा है, क्या नहीं कर रहे, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है, जो कौन सा कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो डे टू डे हर रोज मेरी रिपोर्ट जाती है। सर, ये डिफरेंस विधानसभा चुनाव में इफेक्ट करेगा? दो दूरियां बन गई है। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और परमानेंट कभी दुश्मन नहीं होता। ये दूरियों पर कोई ऐसी पायलट से बात हो रही है? पायलट से आपकी बात हो रही है? आप जब करेंगे आप सबको बताएंगे और आप उनके सामने ही बात करेंगे। गहलोत कुछ और कह रहे हैं, पायलट कुछ और। कांग्रेस अभी बैलेंस करके चल रही है, लेकिन सर्वे कह रहे हैं कि इस झगड़े का असर आने वाले चुनाव में पड़ना तय है। ग्राउंड जीरो रिसर्च का डेटा कहता है कि राजस्थान में 2023 के चुनाव में बीजेपी को 120 से 125 सीटें मिल सकती हैं और मौजूदा सिनारियो में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे का ये डेटा उस एजेंसी का है जिसके कर्नाटक वाले डेटा कांग्रेस के ही लोगों ने खूब रीट्वीट किए थे। यानी मतलब साफ है, राजस्थान में कांग्रेस के लिए 24 का चुनाव जीतना दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो 23 का चुनाव ही मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को गहलोत पर पूरा विश्वास है। 24 की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधे पर दी गई है। गहलोत कह रहे हैं कि वो राजस्थान भी जीतेंगे और आने वाले दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। कोई विरोध नहीं है, वहाँ हम लोग तो लगे हुए अभियान में हैं। हमारी गवर्नेंस इतनी अच्छी है वहाँ पर। 5 बजट पेश किए मैंने, एक बार भी टैक्स नहीं लगाया। ऐसी योजना लेके आए हैं जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कर दिया हमने स्वास्थ्य का, 25 लाख का बीमा कर दिया। ओपीएस लेके आ गए हम लोग कर्मचारियों के लिए, वो भी खुश है मानवीय दृष्टिकोण से। और जो स्कीम हम लेके आए वहाँ पर वो चर्चा विषय बने वहाँ पर। अभी तो हमारे कैंप चल रहे हैं वहाँ पर, महंगाई राहत के कैंप चल रहे हैं। और ये स्कीमें मैं समझता हूँ कि जनहित के अंदर लोगों ने वेलकम भी किया है। इसलिए कांग्रेस की आपसी लड़ाई में कुछ नहीं होता है अनस्टेबिलिटी। ये लोग अनस्टेबल करते हैं सरकारों को। और नया ट्रेंड शुरू कर दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का। 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ कोई हो सकता है? विश्वास कर सकता है क्या? हकीकत है ये। पूरे मध्य प्रदेश जाकर के क्या किया वहाँ पर?
क्या महाराष्ट्र में क्या किया? कांग्रेस का यही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से कर्नाटक में सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण में केसीआर को न्योता तक नहीं भेजा। इस मंच पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता जुटे, लेकिन कांग्रेस ने केसीआर को बुलाया तक नहीं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसके समीकरण में केसीआर फिट नहीं बैठते। कांग्रेस की प्लानिंग है कि तेलंगाना के चुनाव में प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी। पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है। जनता के लिए हमें काम करना है और आगे जनता ही बताएगी क्या होगा। मध्य प्रदेश में आजकल अलग तस्वीर दिख रही है। कांग्रेस बजरंग बली की बातें कर रही है, कमलनाथ महाकाल मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी के लीडर्स भी महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 23 और 24 दोनों चुनावों में बीजेपी की सरकारों का काम रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। उज्जैन में भी इसी प्रकार से अलग अलग योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से बहुत सारे काम चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का भविष्य और भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही कर्मठ प्रयासों से, उनके निर्णायक नेतृत्व से, उनकी ईमानदार दिन रात देश के प्रति संवेदनशीलता से बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत उज्जवल बनने वाला है और भारत सही माने में पुनः एक बार विश्व गुरु बनेगा। कांग्रेस की बात करें तो एमपी में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव कमलनाथ ही दिख रहे हैं। कमलनाथ की बहू भी जोर शोर से कैंपेन कर रही है और कमलनाथ भी कांग्रेस के दूसरे लीडर्स की तरह कर्नाटक वाले रिजल्ट को सामने रखकर आने वाले चुनावों में जीत का दावा कर रहे हैं। जो परिणाम आए, आधा आधी सीटें भी, जितनी सीटें कांग्रेस को मिली उसकी आधी सीटें भी बीजेपी को नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों आसमान में उड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर उसका वीडियो डाल रहे हैं। सियासत में भी उनकी हसरत आसमान छूने की है। भूपेश बघेल भी जानते हैं, इसलिए वो उनके ट्वीट को रीट्वीट करके उनकी तारीफ भी करते हैं और हौसला बुलंद रखने की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव की सियासी उड़ान खुद उनके लिए टेंशन का सबब है। भूपेश बघेल को इस बात का पूरा अंदाजा है कि टीएस सिंहदेव उनके सबसे बड़े कंटेंडर हैं, लेकिन फिलहाल वो 24 की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है 2024 को लेकर के, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है और लगातार प्रयास हो रहे हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। लेकिन इस जुड़ाव से जिनको तकलीफ हो रही है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कांग्रेस का हर नेता इस वक्त 24 की बात कर रहा है। सभी को 24 का टारगेट अचीव करने का टास्क दिया गया है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 24 में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी झगड़े से पार पाना है। कांग्रेस में किसी से इस एंगल पर सवाल पूछिए तो वो बीजेपी की ओर बात घुमा देता है। बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी इंतजार में बैठी है, पिछले 2.5 साल से,
ये आज झगड़ा हुआ, पूरी भाजपा टूटकर बिखर गई। कांग्रेस में तो झगड़ा हुआ नहीं, तो ना अब हुआ ना आगे होने वाला है। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर के हाथ में क्या हिंदू वोट का नया रिमोट है? बाबा का धाम जिस मध्य प्रदेश में है, वहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर भारी डिमांड में है। अभी बुंदेलखंड में उनका दिव्य दरबार सजा है। बाबा के भक्तों की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। जहां बाबा जाते हैं वहां पब्लिक का रेला लग जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं? बुंदेलखंड से बालाघाट तक बाबा किसकी खाट खड़ी करने वाले हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान का कोना कोना नाप रहे हैं। कहीं पैदल, कहीं कार तो कहीं हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मिशन क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हनुमंत कथा और रामराज के रास्ते अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है, भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते, तुम्हारी ठटरी। हिंदू वोट का नया रिमोट। जय जय श्री राम। हिंदुओं का नया पोस्टर बॉय। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जहां 90% वोटर हिंदू हैं। बाबा बागेश्वर की बुंदेलखंड और छतरपुर इलाके में जबरदस्त पकड़ है। हिंदू राष्ट्र के नए पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री की प्रदेश की 89 विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त पकड़ है। आपका लोगों के प्रति भाव है कि जैसी नगर का पूरा क्षेत्र राममय हो जावे, वह भाव आज साकार होता दिखाई पड़ रहा है। भंडारा भी चल रहा, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। भोजन भी पाओ, गीत भी गाओ, भजन भी गाओ, कथा भी सुनो, दरबार में पर्चा भी बनवाओ। अब बब्बा जी के प्राण चाहत का सब कुछ व्यवस्था, भंडारा, अन्नपूर्णा माता, जगह जगह हम चले आ रहे थे, पानी के मटका धरे, पानी भी पियो, अद्भुत व्यवस्था है। और दिव्य महोत्सव, 3 दिवसीय हनुमंत कथा महामहोत्सव यहाँ पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से चल रहा है। हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, प्रांगण में अड़े हैं, बात बात पे अंदर आने के लिए जो जो लड़े हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बाबा का जादू पब्लिक के सिर चढ़कर बोल रहा है, लिहाजा नेता बाबा के चरणों में दंडवत हैं। सागर के दिव्य दरबार में बीजेपी के हैवीवेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत 3 मंत्री सेवा सत्कार और व्यवस्था में जुटे रहे, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बना ली। पहले 2 दिन कांग्रेस का कोई नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचा। 2023 में इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है।
बुंदेलखंड में कुल 29 विधानसभा सीट है। 2018 में बीजेपी ने 19 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। 2023 में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाना चाहती है। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर उनकी मुराद पूरी कर सकते हैं। और चिंता मत करो जयसिंह नगर के पागलों, अब हम यहाँ आते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में तुम्हें जगाने के लिए आते रहेंगे। जब भी मौका मिला करेगा आते रहेंगे। और हम इतना ही जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी जीव हैं, गांव के साधारण से दुष्ट आदमी हैं हम। हमारे पास तो कोई भी सामर्थ्यता या सिद्धि नहीं है। 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए और दरबार भी इसीलिए लगता है कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, झूठी तरीके से अन्य मजहब के लोग जो भोले भाले लोगों को हली उल्लाह के नाम पर करंट लगाते थे, हमें लगता है उन सब के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। एमपी में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है, लेकिन बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला जो रास्ता है वो बीजेपी को कहीं ज्यादा सूट कर रहा है। लिहाजा बाबा के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, विधायक जजपाल सिंह जज्जी, विधायक इंदु तिवारी बाबा बागेश्वर के दरबार में या तो हाजिरी लगा चुके हैं या अपने अपने गृह जिले में दिव्य दरबार का आयोजन करा चुके हैं। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र और बिहार में भले ही बाबा का विरोध करे, लेकिन मध्य प्रदेश में वो बाबा के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में हाथ जोड़ चुके हैं। पूरी रात तो खेल खेलत रहे, तो पूछो कौन सा खेल? क्रिकेट। रात को बढ़िया गेंद बल्ला, 2-3 जने सो रहे थे, ऐसी हमने गेंद मारी कि बढ़िया जग गए। सागर में कल बाबा के दरबार का आखिरी दिन है। इसके बाद बाबा सीधे बालाघाट का रास्ता नापेंगे। बालाघाट से बाबा आदिवासी इलाके में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाएंगे, जहां धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर हैं। 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 78 सीट ऐसी हैं जिनमें आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 आरक्षित सीटों में से 30 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 16 सीट पर जीत मिली थी। 2013 में 47 आरक्षित सीटों में बीजेपी 31 सीट जीती थी और 15 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बाबा बागेश्वर का इस इलाके में बड़ा असर है। बालाघाट में बाबा बागेश्वर वनवासी राम कथा सुनाएंगे। बाबा 2023 में यहाँ बीजेपी का काम बना सकते हैं। और कल हम यहीं से कथा करके सीधा चले जाएंगे बालाघाट। बालाघाट में जंगली एरिया में वहां पर कथा करेंगे। परसबाड़ा में वनवासी राम कथा। फिर वहां 2 दिन रहेंगे, 23 और 24, क्योंकि समय कम था, तो 24 को वहां से फिर चले आएंगे रात को ही गुजरात। बाबा की वनवासी कथा का असर सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासियों तक सीमित नहीं रहेगा। उसका इम्पैक्ट पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ पर भी पड़ना तय है, जहां कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।